तो ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि लेक्चर नंबर ये 13 है। मैं हिंदी मीडियम का एक एक लेक्चर पढ़ा रहा हूं और ये क्लास 11th का फिजिक्स आपका चल रहा है, ठीक है ना। आज ये आपका लास्ट लेक्चर है। पहला चैप्टर आपका जो मात्रक एवं मापन है, ठीक है ना, इसका पहला चैप्टर आज खत्म हो रहा है। आज होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि विविध प्रश्न। विविध प्रश्न का मतलब ये हो गया कि जो पूरा का पूरा मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया उस सारे चैप्टर से मिला के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था एक बात और भी कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक सिस्टम आपको बताया था कि पहले मैं आपको हेडिंग पढ़ाऊंगा, हेडिंग के बाद उसके नीचे उस हेडिंग के क्वेश्चन लिखवाऊंगा। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया और कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद उसी का क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक, फिर उसका क्वेश्चन, फिर इस सिस्टम से चलेगा। लास्ट में आपका मिसलेनियस प्रश्न चलेगा और फिर आपका टेस्ट वगैरह भी होगा, ठीक है। वो सब सारी बात मैं स्टार्टिंग में बताया हूं। तो चलो बहुत देर ना करके एक एक क्वेश्चन देखते हैं। एक काम आप करिएगा कि पहले कोई भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा, क्योंकि आप ही को प्रश्न लगाना है। चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे वो आप क्लासरूम में हो, या फिर आप घर पे बैठ के प्रश्न लगाते हो, क्वेश्चन तो आपको ही लगाना है, ठीक है ना। हमारा काम क्या रहेगा कि जब आप एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो उसके बाद मैं समझाऊंगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन लगाए थे, आपका भी आंसर आ गया था और मेरा भी आंसर आ रहा है, तो आपको यह पता चलेगा कि आपके लगाने के तरीके में और मेरे लगाने के तरीके में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, सेम है कि कुछ अलग है। तो अगर मान लीजिए सेम रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो कोई बातें नहीं, जैसे मैं लगाया हूं वैसे ही सर लगाए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस था, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंस था, बट आंसर सेम आया है, तो आपको पता चलेगा एक नया तरीका। आप जो खुद से लगाए हो वो तरीका तो आपके पास है ही, लेकिन एक नया तरीका पता चलेगा। और अगर मान लीजिए आपका आंसर आया ही नहीं था, हो सकता है आप वो क्वेश्चन ना लगा पाए हो, तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे थे, आप कहां मिस्टेक कर रहे थे, क्यों नहीं आपका आंसर आ रहा था। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए प्रश्न को पहले अपने खुद से ट्राई करना चाहिए। तो कुछ देर आप पॉज लीजिएगा और लेने के बाद आप खुद से ट्राई करिएगा। तो एक एक प्रश्न आपके सामने है। हाँ, एक बात एक कह देता हूं कि जो मिसलेनियस प्रश्न है वो मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सेम करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हिंदी भी लिख दे रहा हूं, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन तो लगभग समान ही रहेगा। तो सिर्फ यही एक ऐसा लेक्चर है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कॉमन रहेगा। क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश मीडियम में भी लिखा होगा, ठीक है ना। तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन आगे वाले चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर बड़े होंगे, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है, कभी 25 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसा आपका चैप्टर होगा उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन होंगे। तो चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ट्राई आपको करना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में bx प्लस ct प्लस d। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर a b c d, यहां पे a b c d का मल्टीप्लाई है इज। कह रहा क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, उसका हिंदी भी दिया गया है नीचे, ठीक है ना। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लो। तो देखो स्टूडेंट, ठीक है ना, आप जब क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ोगे दोलन वगैरह, ठीक है ना, जिसमें आप वेव के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, ध्वनि के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि एक समीकरण आएगा। क्या आएगा? देखो ये समीकरण y इज इक्वल टू a साइन, y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में देखो इसने लिख दिया bx प्लस ct, bx प्लस सी टी प्लस डी। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा। ये दोलन के समय विस्थापन का समीकरण, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या कहना, पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, इनका हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। उसके बाद सारे डायमेंशनल फार्मूला का देखो यहाँ पे ए बी सी डी का मल्टीप्लाई किया ना, तो ए बी सी डी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उनके डायमेंशनल फार्मूला का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई जरूर मैच करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ y बराबर a साइन है ना। जब आप पढ़ोगे क्या वही दोलन वाला चैप्टर, तो आप देखोगे यहाँ पे जो a है ना वो आपका आयाम है। आयाम माने एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मतलब आयाम भी एक प्रकार की दूरी होता है, एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। तो इसका जो आपका डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल एल। या आप एक प्रकार से ऐसे भी सोच सकते हो, ये साइन है और मैंने बोला था कि साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि ये तो डायमेंशन लेस है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका डायमेंशन लेस है, ये इतना, ठीक है। तो आपका y और a बराबर हो गया क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। तो y आपका चूंकि विस्थापन है, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट का आपका होता है कैपिटल एल।
तो आपका ए का भी क्या होगा बताओ, कैपिटल यल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका जो ए है उस ए का डायमेंशनल फार्मूला होगा कैपिटल एल। क्या होगा बताओ, कैपिटल यल। एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम ए का देखें, वो डायमेंशनल फार्मूला हो गया कैपिटल यल। ठीक, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, मतलब ये नहीं लिख रहा हूं डायमेंशनल फार्मूला, मैं डायरेक्ट लिख दिया ए, एरो बना दिया कैपिटल एल। समझ गए क्या, शॉर्ट बात। अच्छा, दूसरा देखो स्टूडेंट, साइन के अंदर ये पूरा ब्रैकेट में है, यानी कि एक प्रकार से एंगल है, एंगल। और मैंने आप लोगों को एक बात बताया था जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, यानी कि बीमा की सीमाएं जब बता रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि अगर कहीं साइन हो या कॉस हो या टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, यानी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है उनके अंदर अगर कोई एंगल है, जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल है, यहां पे मैंने लिख दिया घोड़ा ही लिख दिया, घोड़ा लिख दिया, ठीक है, ऐसा समझाने के लिए। तो ये जो घोड़ा है ना, ये जो घोड़ा है ये डायमेंशनलेस होगा, बीमाहीन होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके अंदर जो कोण होता है, ठीक, वो कोण जो होता है वो बीमाहीन होता है, उसका कोई बीमा नहीं होता है। तो एक बात बताओ ना, यहां आप लोग देखिए कि इतना बड़ा कोण है, क्या है बताओ, कोण बी एक्स, एक मिनट देखो, बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो ये पूरा का पूरा बताओ क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, यानी कि ये बीमाहीन होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है, बीमाहीन। बीमाहीन यानी कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। सर ये बीमाहीन कैसे हो गया? मैंने बताया था कि जो बीमा होता है, जो डायमेंशन होता है, वह जो आपका मूल मात्रक होता है, जो फंडामेंटल यूनिट होता है, उसके ऊपर जो पावर होता है, जो घात होता है, वही बीमा होता है। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग पहले जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया है 12 लेक्चर, वो पूरा का पूरा पढ़िए, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई बेसिक से करोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पढ़ाई बेसिक से करिए, हर एक जो चैप्टर होता है या हर एक जो टॉपिक होता है वो अपने पिछले वाले चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हो, तो आपको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ना होगा, तभी आपको थर्ड से अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आपके बुक्स में, आपके किताब में जो चैप्टर बना होता है ना, वो बड़ा सीक्वेंस में रखा गया होता है। अगर मान लीजिए आपको वेक्टर ना पढ़ाया जाए तो आपको मोशन के बारे में समझ में नहीं आएगा। जब आपको मोशन पढ़ाया जाएगा तो पहले वेक्टर का आना जरूरी है, इसलिए मोशन के पहले वेक्टर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो स्टूडेंट, हर एक चैप्टर का एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी चैप्टर डाल दिया गया कि चैप्टर नंबर पहला का चैप्टर नंबर दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है, चैप्टर नंबर दूसरे का तीसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो चैप्टर बनता है वो सीक्वेंस में बनता है। जिस स्टूडेंट को पहला चैप्टर समझ में आएगा उस स्टूडेंट को दूसरा चैप्टर समझ में आएगा, और जिसको दोनों समझ में आएगा उसी को तीसरा समझ में आएगा, जिनको तीनों समझ में आएगा उसी को चौथा समझ में आएगा। इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर है आपको समझ में आएगा। तो आपको बेसिक से हर चीजें पढ़ना होगा। ये तो रही चैप्टर की बात, लेकिन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक भी होते हैं वो टॉपिक्स भी एक सीक्वेंस में होते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या है। मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था कि भौतिकी है क्या, उसके बारे में बताया था। कैसे मतलब भौतिकी नाम पड़ा, उसको पहले कौन सा नाम दिया जाता था, आप जाके देखो। तो मैंने लेक्चर बनाया है, ये लेक्चर नंबर आपका पहला होगा, ठीक है ना। खैर पहले में तो शायद मैंने ये बताया था कि मुझे पढ़ाना कैसे है, मैंने पूरा तरीका बताया था, पूरा सिस्टम बताया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड लेक्चर, उसमें मैंने सारी बात बताया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग पहला टॉपिक देखें, उसके बाद दूसरा टॉपिक देखें, फिर तीसरा टॉपिक देखें, फिर चौथा टॉपिक देखें। जब आप सारा टॉपिक देखने के बाद, जब आप पूरे की पूरे पीछे के 12 लेक्चर देखने के बाद इस पे आओगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि बीमा का मतलब क्या हो गया। अब डायरेक्ट, अगर आप, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 13 देख रहा हो सकता है भाई, तो वो सोचे कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो नहीं आएगा भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता है, कैसे आएगा? आप जब तक पिछले सारे टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा, या आएगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत आएगा, और थोड़ा बहुत से काम नहीं चलता है। आप जान रहे हो कि इतनी कंपटीशन का माहौल है, ठीक है ना। हर चीजें में मतलब अगर सीट अगर देखो तो 100 है और स्टूडेंट लाखों लाखों है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इतने कंपटीशन के माहौल में थोड़ा बहुत से तो काम चलने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत से आपको हो सकता है संतुष्टि मिल जाए कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। होने वाला तभी है जब आपको सारी चीजें आप घोल के पी लोगे, ठीक है ना। तो ठीक है, मेरा आपसे गुजारिश रहेगा, रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे के जो 12 लेक्चर है उसे जरूर देखें, उसके बाद 13 पे आए। मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन लेक्चर सारा का सारा बनेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बीमाहीन, तो यानी साइन के अंदर जो कोण है वो बीमाहीन होगा, यानी कि डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ना। अब देखो भाई,
एक मैंने और भी बात बताया था, ठीक है ना, मैंने लिमिटेशन में ये बात बताया था, मैंने क्या बताया था कि समान भौतिक राशियां हैं आपस में जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। ठीक, फिर मैं बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको तुरंत पता चल गया होगा सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। समान भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। तो एक बात बताओ, ये bx और ये ct और ये d ये आपस में जोड़ी गई है ना, मतलब इनको ऐड किया गया है ना, तो ये bx ct और ये d, इन तीनों की जो बीमा होगी वो समान होगी। क्यों समान होगी? क्योंकि ये समान भौतिक राशियां हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अगर ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनकी डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। तो और इनका डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा बीमाहीन है, तो 100% है कि ये भी बीमाहीन होगा, ये भी बीमाहीन होगा, ये भी बीमाहीन होगा। इसका मतलब bx भी आपका बीमाहीन होगा। तो चलो थोड़ा सा जगह कम है लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं, तो bx, एक मिनट, हाँ, तो bx, ठीक है, बीमाहीन है। बीमाहीन का मतलब क्या हो गया सर? m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है ना। एक बड़े ब्रैकेट में आपको हमेशा लिखना है, हो सकता है कहीं मैं भूल जाऊं, माफ करिएगा, बट सिस्टम यही है कि बड़े ब्रैकेट में लिखो। x, ये जो x है आपका वो दूरी है, वो डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है? इसमें दिया नहीं है लेकिन इतना जान लो कि जो x है वो दूरी है और जो t है वो टाइम है। देना चाहिए था, लिखा नहीं है, आप जान लीजिए कि x दूरी है और t टाइम है। ठीक, अब x एक प्रकार से दूरी है, तो दूरी का बीमा क्या हो जाएगा? दूरी का बीमा आपका हो जाएगा कैपिटल L। आप कैपिटल L को इधर ले जाओगे तो आपका बटे में आ जाएगा कैपिटल L, और L को ऊपर ले जाओगे तो L की पावर -1, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, एक मिनट, तो आपका हो जाएगा जो B की बीमा होगा, B की बीमा। सोचो, ये तो बीमाहीन है, m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0, इसको हम 1 भी लिख सकते हो। 1 भी, सर 1 कैसे? किसी भी चीज के पावर में 0 तो उसको 1 लिख सकते हो। और बटे में आपका आ गया कैपिटल L, क्योंकि x माने दूरी, दूरी की बीमा L होगा, L को इधर ले जाओगे तो बटे में L। अब L ऊपर जाएगा तो B बराबर हो जाएगा L की पावर -1, B का बीमा। तो लो भाई, यहां A की बीमा निकला था, यहां B की बीमा निकल गया। अब किसकी बीमा निकालेंगे बताओ? हम लोग C की बीमा निकालेंगे और D की बीमा निकालेंगे। तो क्या करें, थोड़ा सा जगह तो कम है, आइए एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है ना, न्यू। अब देखिएगा, अब वहां पे मैंने लिखा था, आपने पीछे देखा होगा कि bx प्लस ct प्लस d, ठीक है। ये आपके क्या बताओ, ये बीमाहीन है। बीमाहीन का मतलब m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब b की, तो b वाला तो हो गया सिस्टम। अब ct पे आओ, तो ये ct, जो ct होगा ये भी तो इसी के बराबर होगा। किसके बराबर? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 के। अब t जो है वो आपका क्या बताओ, टाइम है। तो टाइम को अगर आप इस इधर लाओगे तो आपका टाइम हो जाएगा क्या, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 बटे में आपका t हो जाएगा। t माने टाइम है, तो यहां बीमा हो जाएगा कैपिटल T, और ये हो गया आपका। एक चीज आप देखो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 मतलब 1, ठीक है ना। अब t को ऊपर ले जाओगे तो t की पावर हो जाएगा -1, तो c बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, t की पावर में -1, ठीक। c बराबर t की पावर में -1, ठीक। अच्छा, ये c की बीमा निकल गया। अब देखो d की बीमा क्या है, ठीक है ना, इसको भी चलो भाई घेर लो, जरूरत पड़ेगा अभी, ठीक है ना। अब आया टाइम d का, d किसके बराबर होगा? बीमाहीन। बीमाहीन मतलब वही m की पावर l, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 मिला के मतलब 1, ठीक। तो ये ABCD का बीमा निकल गया। अब अपन लोगों को क्या करना भाई, अपन लोगों को देखिए, ठीक है ना, हम लोगों को जो है ABCD इस पूरे का बीमा लिखना है, बीमा निकलना है। अब चलो पूरे का बीमा देखो बराबर में। A का बीमा, अगर आपको याद होगा, A का बीमा लंबाई के बराबर था L, ठीक है। चलिए, B का बीमा L की पावर -1, L की पावर -1, ठीक। C का बीमा आपका हो जाएगा क्या? C का बीमा अभी को निकाला हूं, T की पावर -1, T की पावर -1। और D का बीमा, सर D का बीमा कुछ नहीं सर, केवल आप 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं, बीमाहीन है ये, ठीक है, बीमाहीन है, ठीक है। अब देखो यहां L और L की पावर -1 हो गया, L की पावर 0,
ये हो गया t की पावर -1, और चूंकि m भी नहीं है तो m को भी लिख दो m की पावर 0, तो ये हमारा हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आइए देख लेते हैं क्या कोई ऑप्शन है क्या। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट खुद से लगाए हो और आया भी हो। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल उस कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इससे टफ और क्या ही बनेगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, पहले खुद से आप करिए, पहले आप खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगेगा। तो ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर चुंबकीय बल, मतलब मैग्नेटिक फोर्स F बराबर Q, यहां पे ब्रैकेट होना चाहिए, वैसे यहां पे एक ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है ना। V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, जहां Q जो है वो विद्युत आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, और V जो है, ठीक है ना, V आपका कह रहा है कि वेग है, वेग मतलब वेलोसिटी है, और कैपिटल B आपका जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो आपको कैपिटल B का बीमा बताना है। अब जिन स्टूडेंट को कैपिटल B का बीमा डायरेक्ट याद होगा, क्योंकि कैपिटल B का बीमा यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्लास 12th पढ़ोगे और क्लास 12th पे आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो उस टाइम पे आप लोग को ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। लेकिन अभी आप क्लास 11th के हो तो हो सकता है आपको भी दिक्कत हो सकता है, क्या दिक्कत होगा ही। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। समझो स्टूडेंट, ध्यान से देखो। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आपको वेक्टर दिया, थोड़ा सा वेक्टर आपको हल्का फुल्का कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि अभी आप वेक्टर तो पढ़े नहीं हो। लेकिन अभी आप इसको समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर अगर हटा दो तो आपका लिखा है ये F बराबर Q, ठीक है, V इंटू B। V Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, V आपकी वेलोसिटी है, और कैपिटल B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और F आपका फोर्स है, ठीक है। तो Q देखो यहाँ पे गुणा है, अगर इसको मैं इधर भेजूंगा तो Q का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ F बाई Q हो गया, F बाई Q इज इक्वल टू V इंटू कैपिटल B, ठीक है। और इस V को भी इधर भेजोगे तो B का फिर डिवाइड हो जाएगा, तो कैपिटल B बराबर क्या बचेगा, कैपिटल B बराबर बचेगा F बाई QV, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिखना है बताओ, डायमेंशनल फार्मूला। तो आइए भाई, थोड़ा सा जगह है यहीं देखिएगा, माफ करिएगा, थोड़ा जगह कम है इसलिए माफी चाहता हूं, बट हो जाएगा इसी में। अब देखो बी की मैं बीमा लिखने जा रहा हूं, एरो लगा दिया, मतलब समझ जाना कि बी की बीमा की बात कर रहा हूं। यहां कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ माने फोर्स, फोर्स की बीमा मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है, बताओ, एम एल टी की पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। याद होगा आपको, मैंने 10 बीमी सूत्र बताया था और बोला था वो 10 बीमी सूत्र आप याद कर लीजिए, बहुत यूजफुल है, ठीक। क्यू क्या है बताओ, आवेश है, आवेश का बीमा होता है AT। वैसे कैसे होता है मैं बता दूं, आप लोग क्लास 10th में भी एक फार्मूला पढ़ोगे, I बराबर Q/T, याद है क्या, I बराबर Q/T, ठीक। तो T को अगर आप इधर भेजोगे तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, Q बराबर IT। और I क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है बीमा, और T का क्या होता है, टाइम, कैपिटल T। तो बताओ Q का बीमा क्या हो गया, AT, Q का बीमा AT, याद रखिएगा Q का बीमा AT, ठीक है। तो Q का बीमा मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे, A इंटू T, ये Q का बीमा हो गया। और वेलोसिटी का बीमा लिखवा चुका हूं, LT की पावर -1, ये पूरा बड़े ब्रैकेट में आप लिखिए। समझ में आया क्या। अब देखो यहां पे T है, यहां पे T की पावर -1, ये हो गया कैंसल, ये कैंसल हो गया। यल और यल भी आपका कैंसल हो जाएगा, ए को ऊपर ले जाओ, ए को ऊपर ले जाओ, तो बी बराबर हो गया क्या, देखो समझो, m, ठीक है। ए ऊपर जाएगा, ए की पावर -1 और t की पावर -2, ये आपका फार्मूला होगा, यम ए की पावर -1 t की पावर -2। अब देखो क्या इसमें दिया गया, कहीं m देखो a की पावर यहां -1
और t की पावर -2। तो स्टूडेंट जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, m a की पावर -1 t की पावर -2। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पहले खुद से ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा। हाँ, जो स्टूडेंट पीछे के जो 12 लेक्चर्स वो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। जो स्टूडेंट, फिर मैं कह रहा हूं कि आज इसको पहली बार देख रहे होंगे और पीछे नहीं पढ़े होंगे, उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग सीक्वेंस वाइज देखिए, एक एक लेक्चर पहले देख डालिए, मैं हमेशा कहूंगा आपको। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है, पहले आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताता हूं। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि पानी के नीचे हुए विस्फोट से बना एक गैस का बुलबुला P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C के समानुपाती है। अच्छा, के समानुपाती आवर्तकाल T से दोलन करता है, जहां P आपका प्रेशर है, D आपका डेंसिटी है और E आपका एनर्जी है। ठीक है, तो A, B और C का मान कितना होगा? यानी कि ये जो पूरी चीज कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, किसके समानुपाती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आवर्तकाल के। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड के। क्वेश्चन इंग्लिश में भी ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ लेंगे, सेम बात है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, एक काम करते हैं, मैंने इसमें स्टेप बताया था, कुछ नहीं करना है, बस आप याद रखो P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C। ठीक है, एक पेज ऐड करता हूं, P की पावर A, ठीक है, D की पावर B और आपका E की पावर C था शायद, आप देखिएगा। ठीक है, P की पावर A, P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C, यह समानुपाती है। किसके समानुपाती है? T के, आवर्तकाल के। ठीक, आवर्तकाल के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें A, B, C की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन मैंने बोला था कि समानुपाती को बराबर में तोड़ने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा कर दो। तो मान लो कांस्टेंट K है। ठीक है, अब हो गया ये P की पावर A, D की पावर B और E की पावर C। ठीक है ना, अच्छा। K, जो K, कोई पूछेगा K क्या है, तो बोल देना क्या है, ये आपका मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। खैर, जो मात्रकहीन होगा, मात्रकहीन नियतांक है, मात्रकहीन नियतांक। ठीक है, और जो मात्रकहीन होगा वो 100% है कि बीमाहीन भी होगा। मैंने ये भी बात बताया है कि जो मात्रकहीन होता है, जो यूनिटलेस होता है, वो 100% डायमेंशनलेस भी होता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। यानी कि जो डायमेंशनलेस हो, कोई जरूरी नहीं है कि वह यूनिटलेस भी हो। ठीक, अच्छा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो ये आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब T। अब एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं m की पावर 0 और l की पावर 0, क्योंकि आवर्तकाल का तो T है, T मतलब T की पावर 1। ये आपका टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। m की पावर 0, l की पावर 0 क्यों लिख दिया सर? सर आपने तो बोला था केवल कैपिटल T होता है। m की पावर 0, l की पावर 0 मिला के आपका 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई आप कैपिटल T की में करोगे तो T ही आएगा। मैंने इसलिए लिख दिया कि दोनों पक्षों का जब मैं पावर का कंपेयर करूं तो आसानी हो, क्योंकि उधर भी आपका क्या आने वाला है, ml, उस साइड भी आने वाला है। ठीक है ना, तो चलो भाई, P को कहा था वो प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है बताइए? प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml की पावर -1, T की पावर -2 होता है। ये मैं लिखवा चुका हूं, जो 10 इंपॉर्टेंट मैं बीमा लिखवाया उसमें बताया हूं। डेंसिटी वाले में आ जाओ भाई। डेंसिटी का होता है आपका ml की पावर -3, और यहां पावर में है B। ठीक है, सब पूरा होल पावर। और E माने एनर्जी बोला था, वो एनर्जी का होता है ml स्क्वायर T की पावर -2, और पावर में पूरा है C। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 बराबर m। देखो पावर में यहां पे m की पावर क्या हो गया, a। यहां देखो m की पावर क्या हो गया, बताओ b। तो a प्लस b, इतना तो आप लोग को जरूर पता होगा। ये जब घातांक का नियम पढ़ाया जाता है 9th में तब बताया जाता है। ठीक है, और देखो यहां पे पावर में जब m है ना, m की पावर 1 है ना, c का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा प्लस c। तो m की पावर a प्लस b प्लस c। आइए भाई l पे चलते हैं। l पे देखो, l में -1 है, तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -a। यहाँ पे l में हो जाएगा -3b, और यहाँ पे l का हो जाएगा +2c। अच्छा, आ जाइए भाई टाइम वाले में, आ जाइए टाइम वाले में, टाइम वाले में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2a। ठीक,
अच्छा, इसमें तो टाइम है ही नहीं इस वाले में, और यहां पे हो जाएगा -2c। इतनी चीजें हो गई। अब देखो, अब सारे के सारे चीजों को बराबर करो, दोनों घातों के मतलब दोनों पक्षों के समान घातों की तुलना करने पर। यहां m की पावर क्या बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है बताओ, 0। ठीक है, एक चीज। अब देखो यहां पे आ जाओ, यहां देखो यल वाले के देखो, -a माइनस 3b प्लस 2c बराबर हो जाएगा आपका 0। अच्छा, टी वाले में आ जाओ, -2a माइनस 2c, ठीक है ना, बराबर आपका हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा भाई। चलो, इन्हीं तीनों को हम लोग को क्या करना है, इन्हीं तीनों समीकरणों को सॉल्व करना है, तीनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ठीक है, चाहो तो आप नाम दे दो, इसका नाम दे दो, यह समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और यह समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। यहां देखो, यहां -2 कॉमन लूंगा तो बचेगा a प्लस सी। क्या बचेगा, a प्लस सी, और -2 को इधर भेजूंगा तो बटे में आ जाएगा -2, तो हो जाएगा a प्लस सी बराबर -1/2। अरे बोलो भाई, a प्लस सी बराबर -1/2। अब a प्लस सी देखो, यहां पे a प्लस सी है ना, तो a प्लस सी की जगह -1/2 रखूंगा, तो बताओ a प्लस सी की जगह हो गया -1/2 प्लस, लेकिन b बचा होगा तो b को यही छोड़ो, बराबर 0। और -1/2 को इधर भेजूंगा तो b बराबर हो जाएगा 1/2। b बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/2। ये b की वैल्यू निकल गया। अब b की वैल्यू कहीं और रखो, ठीक है ना, b की वैल्यू चलो भाई कहां रख दिया जाए, 1 मिनट। b की वैल्यू चलो यहां पे रख दिया जाए, b की वैल्यू इस जगह रखो, तो b की वैल्यू यहां पे रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -a, रहने दो ऐसे ही। अब b की वैल्यू यहां पे रखोगे -3 तो है, 3 पहले से है, और यहां b की जगह रखोगे 1/2 तो हो जाएगा 3/2 प्लस 2c बराबर 0। ठीक है, -3/2 को इस साइड ले जाओ, माइनस इसको इधर ले जाओ, इस साइड ले जाओ, तो जैसे ले गए यहां क्या बचा बताओ, -a प्लस 2c बराबर 3/2। 1 मिनट देखो, ध्यान देना, समीकरण नंबर 1 2 3, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4, और ये हो गया आपका, ठीक है, समीकरण नंबर 5। अच्छा, 1 मिनट। अब देखो यहां पे देखो स्टूडेंट, यहां पे आपका हो गया, 1 मिनट समझने का प्रयास करिएगा, 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक है ना, ध्यान देना, यहां देखो a प्लस सी और -a प्लस 2c है, ये ध्यान दे रहे हो ना। तो 4 और 6 समीकरण को एक काम करता हूं, आपस में ऐड कर दे रहा हूं, तो ऐड करने से क्या होगा देखो, ये a और -a कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, 2c, और यहां c तो हो जाएगा आपका 3c। क्या हो जाएगा, 3c बराबर, चूंकि ऐड कर रहा हूं तो यहां देखो भाई 3/2 माइनस 1/2। अब बताओ 3/2 में से 1/2 जाएगा, बताओ 3 में से 1 गया, 2/2, और कट के आपका हो गया 1। यहां पे क्या हो गया बताओ, 1, और 3 को इधर ले आऊंगा तो c हो गया, c 1/3। ये हो गया समीकरण नंबर 7। किसकी किसकी वैल्यू निकल गया, b का निकल गया, c का निकल गया। अब a का वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, a का वैल्यू कहीं से भी, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई यहीं रख देते हैं, ठीक है ना, इसी जगह पे रख देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहां पे मैं अब a की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ठीक है ना, a की वैल्यू, ध्यान देना सब लोग, ठीक। या तो फिर एक काम करते हैं, c की वैल्यू यहां रख देते हैं, और c की वैल्यू रख के यहां पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो भाई c की वैल्यू यहां पे रखो, किसमें, समीकरण नंबर 4 में, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो a प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या, -1/2। 1/3 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -1/3 और -1/2। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, 2 3 5/6 -5/6 a बराबर
-5/6, ठीक है, 7 और समीकरण नंबर 8। तो ये मेरा वैल्यू निकल गया क्या, ए की। अब देखो ये मेरा आंसर है, आंसर देखो, अब यही आंसर देगा ऑप्शन में, ठीक है ना। ए बराबर आपका है -5/6। अच्छा, बी बराबर आपका है 1/2, बी बराबर 1/2, और सी बराबर आपका आ रहा है 1/3, सी बराबर आपका आ रहा है 1/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये है क्या, -5/6, 1/2, 1/3। ए बराबर -5/6, बी बराबर 1/2 और सी बराबर 1/3। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। मजेदार में क्या था कि आपको 3 इक्वेशन बनाना था एबीसी का, और एबीसी की वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। तो मजेदार ही माना जाएगा, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैप्टर तो है नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैंने बोला चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन बहुत मजा आएगा लगाने में। अभी तो ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लगाइए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है ना। आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ठीक है ना। अब चौथा देखो आपके सामने है, पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कर लो, लेकिन मैं लगाता हूं कि क्या होगा। देखो कह रहा कि यदि बल F, त्वरण A और समय T को मूलभूत भौतिक राशियां चुना जाए तो एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो मैंने बोला था कि अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन हो तो देखो क्या करोगे, ध्यान देना। कह रहा कि फोर्स को, एक्सेलरेशन को, टाइम को, फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को, ठीक है ना, टाइम को अगर हम लोग मूलभूत भौतिक राशि चुन रहे हैं तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी ई की डायमेंशन क्या होगा। तो एनर्जी की डायमेंशन समानुपाती क्या, एक्स, वाई और जेड मैंने कर दिया, ठीक। ई समानुपाती एफ की पावर एक्स, ए की पावर वाई, टी की पावर जेड कर दिया। अच्छा, फिर से सुन लीजिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए और बोले कि ये ऐसे, वो 3 कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा, ठीक है ना, 2 फिजिकल क्वांटिटी देगा, ऐसा ही देगा कुछ, बोले कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल मानेगा उसके ऊपर कुछ पावर लगा देना, कुछ भी पावर, एक्स वाई जेड पी क्यू वाई, आप अपने हिसाब से सोच लेना, ठीक है ना। मैंने एक्स वाई जेड यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो कहेगा कि समानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, किसी भी चीज के। जैसे यहां पे उसने कहा है कि समानुपाती है या वह डिपेंड करता है, ऐसा भी वह कह देगा। तो यहां पे किसके बताओ, ऊर्जा के, एनर्जी के। तो मैंने यहां पे एनर्जी एक तरफ लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको एक काम करना है कि इससे तुलना करके, किससे तुलना करके बताओ। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों पक्षों का डायमेंशन फार्मूला लिख देना है, ठीक है, दोनों पक्षों का डायमेंशनल फार्मूला। तो ई का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा बताओ, ई का, हाँ आप इसको इक्वल में तोड़ सकते हो। तो ई बराबर आप लिख सकते हो, ई बराबर कोई के, एक ये एक कांस्टेंट है जो कि आपका यूनिट लेस है, और जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस भी होगा, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है ना, एक मिनट, एफ आपका हो गया एक्स ए की पावर वाई और टी की पावर जेड, ठीक है। अच्छा, दोनों पक्षों का अगर फार्मूला लिखे तो एनर्जी का आप जानते हो होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये तो एनर्जी का होगा, इज इक्वल टू के का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि यूनिट लेस है। फोर्स का आपका होगा एम टी की पावर -2। एक्सेलरेशन है, अच्छा यहां पे पावर में एक्स, तो यहां पे पावर में एक्स दे दो। एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2, पावर में वाई दे दो। ये क्या बताओ, टाइम है, और टाइम का आपका क्या हो जाएगा, टी ही, टी की पावर आपका हो जाएगा जेड। अच्छा, अब कुछ नहीं करना है, अब दोनों पक्षों के जो समान पावर हैं, जो समान घात है, उनका कंपेयर करो। यहां क्या है बताओ, तो यम एल की स्क्वायर हो जाएगा यहां पे टी की पावर -2। चलिए दूसरे साइड आ जाइए, इक्वल करके पहले यम लिखिए, और यम पे देखिए पावर क्या क्या है। यम की पावर यहां पे है एक्स प्लस, और कहीं कुछ, और कहीं तो यम आया ही नहीं, मैं झूठ में प्लस लिख दिया, 1 मिनट। तो हो जाएगा आपका केवल m की पावर x, फिर l की पावर यहां हो जाएगा x, यहां पे l की पावर हो जाएगा, देखो l की पावर यहां पे तो हो गया x, यहां पे l की पावर प्लस y, और यहां l तो है ये नहीं है। अब बचा t, चलो भाई t यहां लिख देना हो, जगह कम है।
टी की पावर देखो यहां पे -2 है तो -2x, यहां हो जाएगा -2i, और यहां z है तो +z। अब देखो यहां m की पावर 1 है, यहां x की पावर 1 है, सेम हम लोग पावर की तुलना करेंगे तो x बराबर हो गया 1, x बराबर क्या हो गया 1। यहां देखो x प्लस वाई, यल पे जो पावर है x प्लस वाई, यहां यल पे जो पावर है 2 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 2। तो x की जगह जब आप 1 रखोगे और 1 को इधर भेजोगे तो y बराबर हो जाएगा 1। अरे भाई x प्लस वाई बराबर 2, x की जगह 1 रखोगे, 1 को दूसरे साइड भेजोगे तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, बचा z का मान। चलो यहां देखो इस जगह -2x, तो देखो ये वाला ठीक, -2x, x की जगह क्या हो जाएगा 1, -2y, y की जगह हो जाएगा 1, प्लस z बराबर t की पावर है जब -2। अब देखो -2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे -2, फिर यहां पे -2 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका -2, ठीक है। और ये आपका z है, z, ठीक है। तो z को मैं थोड़ा इस साइड इस टाइप वाला लिख दे रहा हूं, नहीं तो 2 और z कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं खुद ही हो जा रहा हूं भाई, 1 मिनट। इस टाइप का z लिख दिया, ठीक है ना, समझने के लिए। यहाँ पे ये सब z है, ठीक है। अच्छा कहीं और देख लीजिएगा हो तो माफ करिएगा, हाँ यहाँ पे है, ये मैं छोटा वाला z बना दिया वैसे, ठीक, XYZ। तो -2, फिर यहाँ पे आपका z बराबर -2 से -2 ये क्या हो गया कैंसिल, तो z बराबर आपका हो गया 2। अब स्टूडेंट देखो ना, इस जगह ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो f, अब x y z का जो वैल्यू है वो रखो, तो बताओ x y z का वैल्यू रखो। चलो तो f की पावर में क्या है x माने 1, रहने दो ऐसे, फिर a की पावर में भी क्या होगा 1, और t z की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, E बराबर आपका होगा, ठीक है ना, मैंने इसको बड़े ब्रैकेट में आपको लिखना f a t स्क्वायर, देखो कहीं है क्या f a, यहां t है नहीं, f a t स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी f a t स्क्वायर, ठीक। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, आप लोग ऐसे करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, और आपको खुद से इसको लगाना है। आप लोग पहले स्वयं से लगाएं, इसके बाद मैं बताता हूं, पहले खुद से आप पढ़ लें। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि अगर कैपिटल E एनर्जी को डिनोट कर रहा हो और कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट कर रहा हो, तो E/G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हर एक आसान क्वेश्चन लगाने के पहले जो मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था वो याद होना चाहिए। तो E/G, ठीक है ना, E/G का बीमा या बीमी सूत्र, देखो क्या होगा, ध्यान दो, समझो। E एनर्जी है, एनर्जी की बीमा ऊपर लिख दो, तो एनर्जी की बीमा होता है mL² t की पावर -2, जो कि मैंने जो 10 इंपॉर्टेंट बीमा था उसमें मैंने लिखवाया था, और आप लोगों से काफी रिक्वेस्ट किया था कि याद करिएगा। कैपिटल जी आपका क्या है बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला भी मैं मतलब उस 10 में तो नहीं निकलवाया था, लेकिन मैं एक क्वेश्चन में क्या लगभग 2-3 क्वेश्चन में कैपिटल जी का यूज पड़ा था, तो मैंने वहां पे करवाया था। अगर आपको याद हो तो ठीक है, और नहीं याद हो तो उसी प्रोसेस से जब आप निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा m की पावर -1 L³ t की पावर -2। ये होता है कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। ये आप याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा बस अब इसे क्या करना है, जितना भी बटे में है उसको सबको ऊपर ले जाइए, ठीक है ना। ऊपर ले जाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहां m की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो m की पावर +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा m², ठीक। यहां l की पावर 3 है, 3 को ऊपर ले जाओगे -3, 2 में से 3 गया तो हो जाएगा l की पावर -1। t की बात करो -2, अच्छा -2 ऊपर जाएगा तो +2 यानी t की पावर हो जाएगा 0। तो m² l की पावर -1 t 0। देखो ऑप्शन कोई ना कोई जरूर सही होगा।
m स्क्वायर l की पावर -1 t0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो बहुत ही आसान था, लेकिन मैंने बोला कि आसान तभी है जब आपको वो फार्मूले याद हो जो मैंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है, आप खुद से करें। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन सीजीएस सिस्टम इज 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज मैग्नीट्यूड इन एसआई सिस्टम। कह रहा है कि कोई लिक्विड है जिसकी जो डेंसिटी है वो सीजीएस सिस्टम में 0.625 है, तो उसको एसआई सिस्टम में बदलिए। आपको एक फार्मूला होगा N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। यानी कि एक जब हम सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को बदलते हैं तो एक फार्मूला लगता है N1U1 बराबर N2U2। तो चलो वही फार्मूला लगाते हैं और जल्दी से आंसर लाते हैं। तो सूत्र N1U1 बराबर N2U2। हाँ, जिस स्टूडेंट को खुद से लगाना है वो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मैं लगाते जा रहा हूं। एक बार आप लोग क्वेश्चन खुद से देख लें और पॉज करके लगा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। N1U1, N1 क्या था याद होगा, ज्ञात आंकिक मान, यानी कि नॉन न्यूमेरिकली वैल्यू। U1 क्या था, ज्ञात मात्रक, यानी कि आपका नॉन यूनिट। N2 क्या था, अज्ञात आंकिक मान, यानी कि अननोन न्यूमेरिकली वैल्यू। U2 क्या था, ज्ञात मात्रक या अज्ञात मात्रक, यानी कि अननोन यूनिट। ठीक, ये सब पढ़ा चुका हूं, आप पीछे के लेक्चर्स देखिए। तो N1 की वैल्यू कितना दिया है, 0.625 ज्ञात, मतलब जो दिया हो, मतलब ज्ञात हो। U1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 जैसे है वैसे छोड़ दो। U2 कह रहा है कि इसको किसमें बदलना है, SI सिस्टम में। SI मतलब आपका MKS सिस्टम में, तो ग्राम के जगह हो जाएगा किलोग्राम केजी, इंटू सेंटीमीटर के जगह हो जाएगा मीटर, और जो आपका प्रति क्यूब है वो प्रति के ऊपर -3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, कुछ नहीं करना, बस देखिए N2 को यहीं छोड़ो, बाकी इन दोनों को दूसरे साइड लाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बटे में हो जाएगा। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 0.625 ऊपर है ग्राम इंटू सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये चूंकि डिवाइड में हो गया तो किलोग्राम इंटू प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, ठीक, अब एक काम करते हैं कि ये जो आपका -3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्रति मीटर क्यूब है ये ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और जो आपका प्रति सेंटीमीटर क्यूब है वो नीचे आएगा तो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा। एक हम पेज ऐड करते हैं, ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं। तो N2 बराबर आपका हो जाएगा, N2 बराबर ध्यान दीजिएगा 0.625 इंटू ग्राम जैसा था वैसे छोड़ दीजिए, और चूंकि जो प्रति मीटर क्यूब नीचे था वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर क्यूब ऊपर। ठीक, और नीचे से अपना किलोग्राम था और यहां पे आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे कि पावर ऊपर नीचे ले जाने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, अगर आपको बेसिक मैथ थोड़ा बहुत पता होगा घातांक के बारे में, ठीक है ना, यानी कि घातों की जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, अगर पता होगा तो इतना आपको जरूर पता होगा। अब ये सब बात जो है वो 7th में, ठीक है ना, 4th में, 5th में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, पावर का ऊपर जाना, नीचे आना, ठीक है ना। तो अब ये सब बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वो अभी नहीं बता पाऊंगा। हाँ ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर कभी मैं छोटे क्लास का भी पढ़ाऊं, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई है, चाहे वो 5th का हो, 4th का हो, 8th का हो, 7th का हो। इच्छा में है कि एक बार मैं मतलब पूरा का पूरा क्लास 1 से लगा के क्लास 12th तक, और फिर आगे हो सकता है BSc MSc का भी पढ़ाऊं, मैथ और फिजिक्स। तो इच्छा में है, लेकिन हो पाता है या नहीं हो पाता ये तो अभी भविष्य बताएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अब सबकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू का मतलब क्या है, जो बड़ा वाला यूनिट है उसको तोड़ देना है, और जो छोटा वाला यूनिट है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो चलो 0.625 इंटू ग्राम को ऐसे छोड़ो, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में किलोग्राम बड़ा होता है, तो किलोग्राम को यहां पे अगर तोड़ोगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है, ग्राम,
या 10 की पावर 3 ग्राम, दोनों बात एक ही हुआ, ठीक। अच्छा, इनटू यहां देखो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, और यहां सेंटीमीटर क्यूब। अब सोचो मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा होता है? मीटर। तो जो बड़ा होता है उसको तोड़ो, तो सोचो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहां पे मीटर क्यूब है यानी कि 3 मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेंटीमीटर क्यूब। खच 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 कट गया। अब देखो N2 इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 की पावर 6 या यहां 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 6 में से अगर 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 कम हो जाएगा यानी कि 10 की पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट 0.625 इंटू 10 की पावर 3। ये हमारा SI यूनिट में इतनी वैल्यू होगी। आइए देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच करता है क्या। एक मिनट, ये तो मैंने अगला क्वेश्चन दिखा दिया। हाँ 0.625 ठीक है, ये वाला आंसर सही है। अब बोलोगे सर क्यों, मैं बताता हूं। जैसे वहां पे क्या था बताओ, 0.625 इंटू 10 की पावर 3 था ना, याद करो मेरा आंसर ये आया था। जब 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 625 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 600 ये 25 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से उसको ट्राई करें, उसमें कैलकुलेशन है और उस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले लगा चुका हूं, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। कह रहा है कि एक मतलब कह रहा है एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 1 डिग्री एंड 2 मिनट, ठीक। इट्स वैल्यू इन रेडियन विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर जो है वह कमेंट में लिखिएगा और फिर मैं नेक्स्ट टाइम इसको लगाकर बताऊंगा, यानी कि अगले लेक्चर में जब पूरा लेक्चर खत्म कर दूंगा तो इसको मैं आपको लगाकर बताऊंगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, तभी मैं बताऊंगा। कमेंट में नहीं पूछोगे तो मैं जानूंगा कि आप लोग खुद नहीं ट्राई किए हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले लगवाया भी हूं। कह रहा है कि किसी सर्किल के सेंटर पर एक एंगल कितना क्रिएट हो रहा है बताओ? 1 डिग्री 2 मिनट का। तो इसको आपको रेडियन में बदलना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इस पे माने इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप का। हो सकता नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, मतलब वैल्यू बदल सकता है। हो सकता है यहां 1 डिग्री के जगह 3 डिग्री लिख दे, ठीक है ना। आपका जो मिनट है या फिर 5 मिनट लिख दे। मतलब क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वो बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो यही होगा। तो आप लोग खुद से करिएगा और बिल्कुल आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिर मैं आपको लगाकर बताऊंगा और देखते हैं किस किस स्टूडेंट का सही होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियन इज। कह रहा है कि अगर मान लीजिए 1 मिनट और 1 सेकंड हो, ठीक है ना, इसकी जो डिफरेंस है वो रेडियन में कितना होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, एक काम करते हैं पहले, ठीक है ना। 1 मिनट को रेडियन में बदल लेते हैं, 1 सेकंड को रेडियन में बदल लेते हैं और फिर इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले 1 मिनट को अगर रेडियन में बदलें हम, 1 मिनट को रेडियन में, तो ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट आपका होता है। अच्छा, और बताऊं कि 1 डिग्री बराबर आपका होता पाई बटे 180। ध्यान दीजिएगा, पाई बटे 180 रेडियन 1 डिग्री के बराबर। ये मैंने बहुत पहले आप लोग को बताया है और नोट्स में लिखवाया भी है। नोट्स आपको बार बार पढ़ना होगा, नहीं तो आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक। और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन को ऐसे साइन बना देते हैं, सी टाइप का छोटा सा रेडियन होता है, ठीक है। एक काम करते हैं अब कि जहां पे 1 डिग्री लिखा है, क्या वहां मैं 60 मिनट लिख सकता हूं? बिल्कुल, ठीक है। देखो, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इसको 60 मिनट लिख दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब 60 मिनट बराबर पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है ना। रेडियन RAD लिख दीजिए रेडियन, या तो केवल ऐसा सिंबल बना दीजिए। अब 60 मिनट बराबर इतना होता है, तो बताओ 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1 मिनट का जब पूछेगा तो भाग हो जाएगा। कभी भी किसी भी चीज का एक का निकालते समय यूनिट
जब हम निकालते हैं तो उस समय वो चीज डिवाइड हो जाता है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए 5 पेन का दाम अगर 30 रुपया हो तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 30/5, यानी कि उस 5 का हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका अगर हम 1 मिनट बराबर निकालेंगे तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे, ठीक है ना, 60। ठीक, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया 1 मिनट बराबर। ठीक है ना, 1 मिनट बराबर, ये आपका 1 मिनट बराबर हो गया। अच्छा, लेकिन 1 सेकंड भी पूछा है। अच्छा बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो यहां पे मैंने लिख दिया 60 सेकंड। अरे भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैंने 60 सेकंड लिख दिया, बराबर पाई बटे 180 गुणे 60, और यह है किसमें, रेडियन में, रेडियन में है। तो यहां पे 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे 60 गुणे 60, ये हो गया आपका, ठीक है, रेडियन में, और ये भी आपका हो गया रेडियन में। अब समझो बातों को, 1 मिनट बराबर होता पाई बटे 180 गुणे 60 रेडियन, और 1 सेकंड बराबर होता पाई बटे 180 गुणे 60 गुणे 60 रेडियन। ठीक है ना, अब इनका हमको डिफरेंस निकालना है। 1 मिनट और 1 सेकंड को रेडियन में बदलना है, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 में से 2 को डिवाइड कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आइए कैसे होगा, क्या होगा बताओ। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हम समीकरण 1 से घटाएंगे किसको, समीकरण 2 को, जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 1 मिनट माइनस 1 सेकेंड बराबर, यहां क्या हो जाएगा बताओ, पाई बटे 180 गुणे 60, फिर माइनस पाई बटे 180 गुणे 60 गुणे 60, और पूरी चीज को एक ब्रैकेट में लिख के बाहर रेडियन लिख दीजिए तो और खूबसूरत लगेगा। ठीक, अच्छा, 1 मिनट माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल टू, यहां से कॉमन हो गया पाई बटे 180 गुणे 60, बचा क्या, यहां बचा 1 माइनस, यहां क्या बचा 1/60, 60 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 60, 60 में से 1 गया, सॉरी 50 में कह रहा था, 60 में से 1 गया, आपका 59 बचेगा। ठीक है, तो पाई गुणे 59, ठीक है ना, 59 बटे आपका ये हो जाएगा 60, और यहां 180 गुणे 60, ये आपका रेडियन में बदलेगा। अब पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 59 बाई 180 इंटू 60 स्टूडेंट्स, बस आपको यही चीज कैलकुलेट करना है और आपका ये आ जाएगा रेडियन में। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो एक बार, चूंकि बहुत बड़ा ये है, ठीक है ना कैलकुलेशन, तो एक बार मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। देना, तो कैलकुलेटर देना, ध्यान देना स्टूडेंट। 3.14 इंटू 59 का मल्टीप्लाई किया हूं तो 175.84 आया है, और 180 गुणे 60 का मल्टीप्लाई किया हूं तो 6,48,000 आया है। अब इसका डिवाइड करना है हम लोगों को, ठीक है ना, तो ये डिवाइड करने के बाद आ रहा 0.000, ठीक है, 000 है, 27271,358, ठीक। अच्छा चलो, अगर मैं ये डेसिमल अगर मान लो 4 अंक इधर ले जा रहा हूं तो हो जाएगा आपका 2.71358, चूंकि 4 अंक दशमलव ले गया हूं तो 10⁻⁻⁴, ये बदल गया रेडियन में। क्या हुआ है बताओ, ये 1 मिनट आर्क द्वारा जो एंगल बन रहा था और 1 सेकंड आर्क द्वारा जो एंगल बन रहा था, उनको उस एंगल को, सॉरी उस एंगल का जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हमने रेडियन में बदला है, तो इतना आया 2.71 इंटू 10⁻⁻⁴। आइए देखते हैं क्या कोई आंसर मैच करता है या नहीं करता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आप देखिए
2.86 × 10⁻⁴ है, मेरा 2.7 था, तो थोड़ा सा 1 पॉइंट का अंतर आ रहा है। कारण के पीछे था जब आप 3.14 के जगह आप 22/7 रखोगे, क्योंकि पाई की वैल्यू ये भी होता है, तो आपका ये वैल्यू पक्का आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब 22/7 रखा जाता है और 3.14 रखा जाता है। अब कैलकुलेशन उसने 22/7 रख के किया है या 3.14 मतलब रख के किया है, ये तो मुझे नहीं पता होगा, तो मैंने 3.4 रखा था। तो आप 22/7 रखिएगा पाई की जगह और फिर लगाइएगा तो यही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो ही गया था, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या नहीं सॉरी 8 हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको मैं होमवर्क में दे दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही आसान है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा एक बार खुद से पढ़ लीजिए, पॉज करिए। y = a cos t/p - qx, जहां कह रहा है t जो है वो टाइम है, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है वो क्या है बताओ, डिस्टेंस है। तो आगे क्या कह रहा है बताइए, ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो तो ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा यहां तक मतलब इंग्लिश मीडियम वालों का है, और या x की इकाई q की इकाई के समान है, ये हिंदी का लिख दी है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, x की यूनिट की बात कर रहा है, p की यूनिट की बात किया है, t की यूनिट की बात किया, y की यूनिट की बात किया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, y, ठीक है ना, y आपका क्या है, y आपका डिस्प्लेसमेंट है और a आपका y आपका डिस्प्लेसमेंट है और a आपका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, मैंने बहुत पहले ही बताया था। तो y की जो यूनिट होगा, एक मिनट, आप जानते हो y की जो यूनिट होगा या डायमेंशन फार्मूला होगा वो यल होगा डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, आयाम भी एक प्रकार की दूरी होती है, तो इसका भी जो आपका यूनिट होगा वो कैपिटल एल के बराबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इतना यूनिटलेस होगा t, अब t/p दिया है, t टाइम दिया है, x आपका दूरी दिया है, तो t/p पूरा का पूरा t/ जो p होगा वो भी आपका यूनिटलेस होगा, यानी कि m⁻0 l⁻0 और t⁻0 होगा। तो m⁻0 l⁻0 मतलब यूनिटलेस होगा। तो एक मिनट स्टूडेंट, तो सोचो m⁻0 l⁻0 t⁻0, किसी भी चीज के पावर 0 मतलब 1, तो p को इधर भेज दूंगा, तो इसका मतलब t जो है वो p के बराबर हो जाएगा, t जो है वो p के बराबर हो जाएगा। तो जो जब t p के बराबर हो जाएगा तो p की यूनिट t की यूनिट के बराबर होगा, इसका मतलब p की यूनिट t की यूनिट के बराबर होगा, यानी कि p का जो डायमेंशन होगा वो t के बराबर होगा, कैपिटल T हो जाएगा। अब यहां देखो qx है, अब q इंटू x यह यूनिटलेस होगा, m⁻0 l⁻0 t⁻0। आप बोलोगे सर यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि मैंने भी कुछ ही देर पहले क्वेश्चन लगाया था कि अगर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, तो उसके अंदर जो एंगल होता है वो यूनिटलेस होता है, ठीक। तो qx भी यूनिटलेस होगा। अब x दूरी है, ठीक है, दूरी की आपका जो यूनिट होगा वो यल होगा। अब यल को इधर ले जाओगे तो l⁻⁻1 हो जाएगा। तो जो q का यूनिट होगा, q का यूनिट वो l⁻⁻1 हो जाएगा। तो y की यूनिट मैंने लिख दिया, a की मतलब यूनिट मतलब सॉरी डायमेंशन, ठीक है ना, यूनिट हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है मेरे से। y की डायमेंशन लिख दिया बीमा, a की बीमा लिख दिया, p की बीमा लिख दिया, q की बीमा लिख दिया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कह रहा था, अच्छा किसका किसका बराबर है ये भी देख लीजिए, y a का बराबर है, ठीक है ना, और तो कोई बराबर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब द यूनिट ऑफ x इज द सेम दैट ऑफ q। अब बताओ x एक प्रकार से दूरी है, उसने पहले बोला, तो इसका यूनिट यल होगा, यल। और q का हमारा आ रहा है l⁻1 तो क्या सेम है, नहीं सेम नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। आइए b पे आते हैं। द यूनिट ऑफ x का क्या होगा बताओ, यल बराबर होगा p की यूनिट के। अब p का यूनिट किसके बराबर, t के, ये भी नहीं सही है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। द यूनिट ऑफ t मतलब समय का यूनिट इज द सेम दैट ऑफ q का यूनिट बताओ किसके बराबर है, l⁻⁻1 के, बिल्कुल सही नहीं है। द यूनिट ऑफ t इज द सेम एज दैट p, हाँ बिल्कुल, t का यूनिट कैपिटल T और p का यूनिट भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल T। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। मैंने y का यूनिट, a का यूनिट, p का यूनिट, q का यूनिट निकाल लिया, और t और x
उसने कहा था टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इनका यूनिट ऑलरेडी हम लोग को पता है, कैपिटल टी और कैपिटल एल। फिर उसके बाद जो ऑप्शन था उस अनुसार मैच कर लिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। और जो स्टूडेंट पॉज करके लगाए होंगे, सही लगाए होंगे, उनका भी ऑप्शन नंबर डी ही आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पहले खुद से ट्राई करिए पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे लगेगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है वो दाब है, प्रेशर है, X जो है वो डिस्टेंस है, और T जो है वो टाइम है। तो पूछा क्या है बताओ, पूछा है कि A बाई बी का, ठीक है ना, द डायमेंशन ऑफ A बाई बी क्या होगा। तो A बाई बी का हमको डायमेंशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले A और B का डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब बताओ A किसके साथ जोड़ा गया है या घटाया गया है, टाइम के साथ, टाइम के साथ। तो जो A का डायमेंशन होगा वह टी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कैपिटल टी स्क्वायर हो गया। बात समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि समान भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं, और जब वो भौतिक राशियां समान है तो उनका जो बीमा होगा वो भी तो समान ही होगा। तो बताओ ए किसके साथ, बताओ ए और टी स्क्वायर ही तो आपस में घटाई गई हैं, तो ए का जो बीमा होगा वो टी की बीमा, टी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगा। अच्छा, तो ए का बीमा तो मिल गया हमको, अब चाहिए हमको बी का बीमा। अब बताओ ये पूरी चीज को अगर मैं इस साइड में लेते आऊं बी एक्स को, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, बी एक्स पी बराबर हो जाएगा ए माइनस टी स्क्वायर के। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा इसकी बीमा, तो बताओ इस पूरे की बीमा मतलब क्या, ध्यान देना, बी एक्स पी की बीमा किसके बराबर होगा बताओ, ए या टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इनकी बीमा के बराबर होगा। बी रहने दो, एक्स की बीमा एल, और पी प्रेशर है, प्रेशर का भी कुछ देर पहले आया था, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 बराबर क्या हो गया यहां पे टी स्क्वायर। अब ये देखो यल से यल क्या हो गया बताओ, कैंसिल हो गया। इस पूरी चीज को इस साइड ले जाओगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरी चीज को इस साइड जब ले जाओगे तो बी बराबर हो जाएगा एम की पावर -1, इससे ले, और इसको इधर ले आओगे तो टी की पावर 4। तो बी की बीमा हो गया। अभी आंसर हमारा नहीं आया है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ए बाई बी की बीमा निकालिए। तो चलो भाई ए बाई बी की बीमा इस जगह निकाल लेते हैं हम लोग, ए बाई बी की बीमा, ए बाई बी की, ठीक है। तो ए का बीमा भाई, ए का बीमा क्या है बताओ, टी स्क्वायर, और बी का बीमा क्या है, एम की पावर -1 टी की पावर 4। एम की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा, और टी की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 2 में से 4 गया, टी की पावर -2 हो जाएगा। तो एम टी की पावर -2 ये मेरा आंसर है, एम टी की पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एम टी की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। मैंने जो मिसलेनियस प्रश्न था, जो विविध प्रश्नावली था, वो मैंने आपको लगवाया। आप शुरू से मेरा लेक्चर देखिए, आपसे ये गुजारिश है, एक एक लेक्चर आप अगर देखते जाओगे सीक्वेंस वाइज तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत से मैंने बताया था कि भौतिक राशियां क्या होती है, उसके बाद एनर्जी के बारे में बताया था, फिर मैटर के बारे में बताया था, फिर मैंने भौतिक राशियां के बारे में बताया था, फिर मैंने मात्रक क्या होता है उसके बारे में बताया था, फिर मात्रक पद्धति क्या होता है उसके बारे में बताया था, एसआई मात्रक क्या होता है उसके बारे में बताया था, बीमा क्या होती है उसके बारे में बताया था, भौतिक राशियों का वर्गीकरण बताया था, मूलभूत भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशियां, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने बीमा का अनुप्रयोग बताया, 3 या 4 अनुप्रयोग थे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला आया, और सभी टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन लगवाया। आज मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन लगवाया। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम लोग एक अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, त्रुटि विश्लेषण, यानी कि एरर एनालिसिस। तो पहले हिंदी मीडियम का थोड़ा लेक्चर आगे चल रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों का 2-4 लेक्चर पीछे चल रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग का भी मतलब मैं कवर कर दूंगा, किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो इंग्लिश मीडियम का कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज बना दूंगा और फिर एक साथ चलेगा, तो उससे आगे पीछे की दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए। त्रुटि विश्लेषण भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग उसको देखिएगा। फिर ये दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद जब वेक्टर चलेगा तब समझ लीजिए कि आपका जो वेक्टर है वो पूरे के पूरे फिजिक्स का दिल है।
आपको उसको इतना अच्छे से पढ़ना होगा जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि हर एक चैप्टर में वेक्टर का यूज आएगा। यहां तक कि क्लास 12 के लगभग हर चैप्टर में यूज आएगा। बीएससी करोगे आप, एमएससी करोगे, कहीं भी आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, अब वेक्टर से यानी कि सदिश से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। तो तीसरा चैप्टर इन दोनों चैप्टर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उसे जरूर पढ़ें, तीसरा चैप्टर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहला दूसरा ना पढ़ें, मैंने बोला कि तीसरा का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो तीसरे चैप्टर से आपका समझ लीजिए प्योर फिजिक्स चालू हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।